हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट 2025 की तैयारी के लिए साइंस विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपका पेपर सेकंड जूनियर लेवल के लिए ये आपका पूरा साइंस का वीडियो होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है, यानी कि पेट्रोलियम से उस चीज़ का उत्पादन नहीं होता है। पहला ऑप्शन है सीएनजी, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा बिटुमिनस और चौथा है केरोसिन। तो दोस्तों पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा सीएनजी। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है जो पूछा जा रहा है इसमें। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि कच्चे तेल या क्रूड ऑयल के रूप में पाया जाता है। इसे रिफाइनिंग प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन मोम, बिटुमिनस। ये सब क्या है? ये पेट्रोलियम से बनने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर वही बात करेंगे सीएनजी की, तो सीएनजी क्या है? एक प्राकृतिक गैस है। ये एक प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है। और प्राकृतिक गैस कभी भी पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ जो है वो डायरेक्ट नहीं पाई जाती है। तो यह क्या है? यह एक अलग प्राकृतिक संसाधन है जो कि मुख्य रूप से किससे बना रहता है? मुख्य रूप से किससे बना रहता है? मीथेन से बना रहता है, मीथेन से। तो दोस्तों इसलिए आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीएनजी। सीएनजी जो है वो आपका पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। यह क्या है? एक नेचुरल गैस है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? पहला पुरी, दूसरा मुंबई, तीसरा गोवा और चौथा पोरबंदर। तो दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ चक्रवात से प्रभावित होने वाले स्थान के बारे में बात की गई है। तो यहाँ दोस्तों आपका इस पहले नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरी। क्यों? देखिए इस प्रश्न में पूछा गया था कि चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना। इसमें क्या है दोस्तों? पुरी क्या है? पुरी कहाँ पड़ता है? ये ओडिशा में। पुरी कहाँ है? ये है आपका ओडिशा राज्य में। कहाँ है? ओडिशा राज्य में पड़ता है पुरी। और ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है पुरी। और यह जो है एक तरीके से कहें तो चक्रवात, जिसको साइक्लोन्स कहते हैं, तो चक्रवातों और तेज समुद्री लहरों के लिए जाना जाता है पुरी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो समुद्री लहरें और चक्रवात सबसे ज़्यादा आती हैं, खास करके मानसून के दौरान। पुरी का समुद्र तट जो है वो कैसा है? रेतीले तट होते हैं पुरी के। और यहाँ पर जो है वो आपके आसपास की जो चट्टानें हैं वो लहरों से जो है वो प्रभावित होती रहती हैं। और बंगाल की खाड़ी में आप सभी को पता है कि बार बार जो है वो लगभग चक्रवात आता है, जैसे कि साइक्लोन आया था, फिर उसके बाद से एक फनी नाम का आया था चक्रवात जो है 2019 में। तो इस क्षेत्र में जो है चट्टानों पर जो है सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, चक्रवात सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो पूरी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किस आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं और क्यों? तो दोस्तों अगर बात की जाएगी एक शिक्षक के दृष्टिकोण से, एक शिक्षक के नज़रिए से कौन सी शिक्षण विधि में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त हम अगर मानेंगे और क्यों मानेंगे, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। क्यों होगा दोस्तों? देखिए क्या है, वैज्ञानिक विधि जो होती है, जिसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जिसमें कि अवलोकन होता है, परिकल्पनाओं का निर्माण होता है, उसमें प्रयोग होते हैं, डेटा का संग्रह होता है, विश्लेषण होता है और निष्कर्ष निकालना, ये सब चीज़ें जो है उसमें शामिल होती हैं। तो यह जो विधि होती है यह विज्ञान शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। तो जब शिक्षार्थी स्वयं सक्रिय रूप से इसमें भाग लेता है
तभी जाके ये क्रियाएं जो है वो हो पाती हैं। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपका एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है, ऑब्जर्वेशन भी शामिल है और डेटा को एकत्रित भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सब भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताया करिए। तो विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियाँ और अभ्यास। क्यों, देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि इसको हम कहते हैं CCE, क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE। यह क्या है, एक शैक्षिक मूल्यांकन प्रणाली होती है और इसका उद्देश्य छात्रों के कंप्लीट यानी कि समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का आकलन करना होता है। और यह जो प्रणाली होती है यह न केवल शैक्षिक प्रदर्शन यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस को मापती है, बल्कि छात्रों के कौशल, रचनात्मक व्यवहार और अन्य पहलुओं को भी शामिल करती है। इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है वह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो चेचक के टीके का जो आविष्कार है ये किया गया था आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक क्या है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। चेचक क्या था, एक गंभीर और संक्रामक बीमारी थी। इसका पहला जो टीका था वह एडवर्ड जेनर ने 1796 ईस्वी में, कब, 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने इस टीके को विकसित किया था। और इस टीके को कैसे उसने विकसित किया था एडवर्ड जेनर ने, तो जेनर महोदय ने देखा था कि जो लोग गायों के साथ काम करते हैं, जो गाय होती हैं जो दूध देती हैं, तो जो लोग गायों के साथ काम करते थे उन्हें गायों से एक हल्की सी बीमारी होती थी जिसको हम काऊ पॉक्स बोलते थे। क्या बोलते थे, काऊ पॉक्स। और उसी काऊ पॉक्स से जो लोग होते थे वे चेचक से यानी कि जिनको काऊ पॉक्स होता था उन लोगों को जो है वो आपका स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, वे चेचक से बचे रहते थे। उन्होंने इस अवलोकन के आधार पर यानी कि एडवर्ड जेनर ने इस चीज़ का अवलोकन किया, तो उन्होंने देखा कि जिनको काऊ पॉक्स हो रहा है उनको जो है स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तो वे इसी अवलोकन के आधार पर उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एक बच्चे को पहले काऊ पॉक्स से संक्रमित कराया और फिर उन्होंने चेचक के वायरस के संपर्क में उस बच्चे को फिर लाया और बच्चा जो है वो चेचक से सुरक्षित हो गया, क्योंकि उसमें जो है जब काऊ पॉक्स जिसको हुआ रहेगा उसको स्मॉल पॉक्स कभी नहीं होगा। तो इस आधार पे जो है उन्होंने ये चेचक का टीके का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण की अवधारणा को जन्म दिया। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे एडवर्ड जेनर करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। क्यों जल उठती है, कौन सी धातु है। तो दोस्तों अगर बात की जाएगी जलने के लिए तो यहाँ पे जो है आपका 6 नंबर के इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 सोडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोडियम क्यों होगा, देखिए सोडियम जो है, सोडियम पानी के साथ बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जो कि क्या होता है, जो जल जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो सोडियम जो है वो आपका वायु में रखने पर जो तुरंत वो जल उठता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सोडियम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होगी। दोस्तों ये आपका साइंस का एक तरीके से पेडागोजी का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ 7 नंबर के इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोध करना। बट क्यों होगा? देखिए, बोध करना दोस्तों, बोध का मतलब क्या होता है? कंप्रीहेंशन, यानी कि इसका अर्थ होता है समझना। लेकिन यहाँ शिक्षक जो है वो केवल समझ नहीं रहा है बल्कि उस समझ को लागू कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बोध करना वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक शिक्षक जो है वो आरंभ जो कर रहा है वो भोजन के एक नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करते हुए कर रहा है। तो इस कथन में संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो हो रही है वो बोधात्मक प्रक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोधात्मक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ए है लंबा मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी, बी है बहुत सी मांसपेशियां, सी है आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा हुआ है। तो अगर इस तरीके का लक्षण दिया गया है तो वह कौन सा जीव होगा दोस्तों? तो अगर इस तरीके की लक्षण दिया गया है दोस्तों तो ये कौन सा जीव हो जाएगा? सर्प हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। क्योंकि सर्प में क्या होता है, सर्प जो है इसमें मेरुदंड होता है, क्या है? लंबा मेरुदंड होता है और इसकी रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें बहुत सी मांसपेशियां होती हैं और आगे की ओर ढकेलने के लिए शरीर जो है वो अनेक वलियों में मुड़ा हुआ होता है। तो ये किसकी निशानी है? ये सर्प यानी कि सांप की निशानी है। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से अलग है? यानी कि इन चारों में से कौन जो है वो सबसे अलग है, डिफरेंट है। तो अन्य से भिन्न की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों संरक्षण जो है यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा, क्योंकि वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और अपर्दन। वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है? वनस्पति का मूलन, यानी कि वेजिटेशन ओरिजिन। यहाँ पे किसी जैविक प्रक्रिया को संदर्भित कर रहा है जो कि पौधों से संबंधित है। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या है? मरुस्थलीकरण का मतलब होता है एक तरीके से मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें उपजाऊ भूमि जो होती है वो मरुस्थल में बदल जाती है। तो यह जो प्रक्रिया है वो जैविक और अजैविक दोनों कारकों से प्रभावित होती है। तो यहाँ पे ये आपका अलग हो गया। अपर्दन क्या होता है दोस्तों? अपर्दन का मतलब होता है इरोसिन, यानी कि अपर्दन जो होता है यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कि मिट्टी, चट्टानें और अन्य जो सामग्री होती है जैसे कि हवा, पानी या बर्फ़ के द्वारा ये चीज़ें हटाई जाती हैं। जो कि यह क्या है? अपर्दन जो है ये पूरी तरीके से एबायोटिक है, यानी कि अजैविक प्रक्रिया है और इसका सीधा संबंध जो है वो जीवों से नहीं होता है। बाकी संरक्षण जो है वो एक अलग प्रक्रिया हो जाएगी। संरक्षण किसी भी चीज़ का जो है वो संरक्षण जो है वो अलग होता है। तो यहाँ पे सबसे भिन्न की बात करेंगे तो संरक्षण जो है वो आपका सबसे भिन्न हो जाएगा। बाकी वो ये वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपर्दन ये तीनों क्या है आपका एक तरीके से ये आपका जीवों से संबंधित है। मतलब कि अगर बात की जाएगी तो वन से यहाँ पे जमीन, ये वन जो है ये भी ज़मीन पे होगा, मरुस्थलीकरण ये भी ज़मीन पे होगा, अपर्दन भी ज़मीन पे होगा, लेकिन संरक्षण जो है वो आपका पूरी तरीके से डिफरेंस हो जा रहा है। चलिए आगे 10वां प्रश्न पूछा गया है कि मंजूला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? तो ये क्या है? ये आपका एक तरीके से न्यूमेरिकल यानी कि मैथ का साइंस में न्यूमेरिकल सवाल है। तो यहाँ दोस्तों अगर बात करेंगे तो आपका 10 नंबर के इस प्रश्न में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर। लेकिन कैसे? देखिए यहाँ पे मंजूला की जो दर्पण से दूरी है वो कितनी है? 5 मीटर की दूरी है। अब दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 5 मीटर की दूरी पर बनेगा और मंजूला और उसके प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी जो है वो मंजूला से दर्पण की दूरी प्लस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि 5 + 5 बराबर क्या हो जाएगा? 10 मीटर। लेकिन जब मंजूला 1 मीटर दर्पण की ओर जब चलेगी तब मंजूला जो है वो आपका 5 मीटर में से 1 मीटर घट जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 मीटर।
अब जब प्रतिबिंब भी जो है वो दर्पण के पीछे 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो यहाँ पे मंजूला और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो नई दूरी बनेगी वह आपका मंजूला से दर्पण की दूरी और प्लस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी कि 4 + 4 = 8 मीटर की दूरी पर वो बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे 8 मीटर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला आपका 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों अगर गलत कथन पूछा गया है इसमें 11 नंबर के इस प्रश्न में, तो इसमें आपका गलत कथन जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बायोगैस का कैलोरी मान एलजी के कैलोरी मान से अधिक होता है। ये जो कथन है ये आपका गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बायोगैस का जो कैलोरी मान है वो आपके एलजी के कैलोरी मान से अधिक नहीं होता है बल्कि कम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर के ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कथन पूछा गया। बाकी आपको पहला जो है सीएनजी का कैलोरी मान उष्मीय मान डीजल की कैलोरी मान या उष्मीय मान से अधिक होता है। बिल्कुल क्यों होता है दोस्तों? देखिए सीएनजी का जो होता है उसमें मीथेन, सीएनजी किससे बना होता है? मीथेन से बना होता है। और इसका कैलोरी मान कितना होता है? इसका कैलोरी मान लगभग होता है आपका लगभग 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। और वहीं पे अगर बात करेंगे डीजल का कैलोरी मान, तो डीजल का जो कैलोरी मान होता है वो लगभग 45,000 किलो प्रति जूल होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और केरोसिन की अगर बात करेंगे केरोसिन का, तो केरोसिन का जो भी कैलोरी मान है वो आपका कोयले के कैलोरी मान से भी अधिक होता है। और कोयला का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे बायोगैस का कैलोरी मान एलजी के कैलोरी मान से अधिक नहीं होता है, यानी कम होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है 12वां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी जो विज्ञान शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ दोस्तों अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो अच्छी विज्ञान शिक्षा जो है वो होनी चाहिए आपका बच्चों के प्रति निष्ठ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बच्चों के प्रति निष्ठ होना चाहिए, क्योंकि जो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वह भारत में शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो कि शिक्षा को समग्र, समावेशी और बच्चों को केंद्र में रखने पर जोर देता है। और एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि हम बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ावा दें, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करें बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि लिंग, सामाजिक पृष्ठभूमि या आर्थिक स्थिति, किसी भी आधार पर हम बच्चे को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को केंद्र में रखें और उनके अनुभवों को महत्व दें। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बच्चों को प्रतिनिष्ठ करेक्ट हो जाएगा। आगे 13वां प्रश्न है, लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का यह ठोस गुटका आरोपित करता है। क्या आरोपित करता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है यह कौन सा आरोपण करेगा? तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा समान बल तो समान लगेगा परंतु भिन्न भिन्न दाब लगेगा। यहाँ पे बल जो है वो समान लगेगा लेकिन दाब जो है वो अलग अलग लगेगा, क्योंकि लोहे के पूछा गया है कि लोहे के एक ठोस आयताकार गुटके को किसी मेज के शीर्ष पर इसके विभिन्न फलकों को मेज को स्पर्श करते हुए रखा गया है। विभिन्न प्रकरणों में लोहे का एक ठोस गुटका आरोपित करता है, तो ये बल तो समान लगाएगा लेकिन भिन्न भिन्न दाब जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग दाब लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 14वां प्रश्न है कि नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे कि पहला उबले और पीसे हुए आलू, दूसरा उबले और चबाए हुए चावल, तीसरा रोटी का एक टुकड़ा और चौथा चीनी का घोल, पांचवा नारियल का तेल। अब आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा? तो अगर इस तरीके का घोल बनेगा तो इस तरीके के घोल में वह आपका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 और 3, उबला और पीसा हुआ आलू और रोटी का एक टुकड़ा। यह 1 और 3 आपका
ये दो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर नीला और काला रंग प्रदान करेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 15वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा या सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ जो सिफारिश की गई है वो किया गया है कि कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए, अर्थात बच्चा जो है स्कूल में जो पढ़ रहा है वो अपने बाहरी जीवन से भी उसको कोरिलेट कर पाए, जोड़ पाए, संबंध स्थापित कर पाए, इसलिए जो है ये अनुशंसा की गई है प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न है कि हस्तसिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं। इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इन अधिगमों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रयोग कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना, क्योंकि हस्तसिद्ध क्रियाकलाप यानी कि हाथों के द्वारा जो क्रियाकलाप हो रहा है और जो परियोजनाएं हैं और विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं, और इन अधिगम अनुभवों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो उनके प्रायोगिक कौशलों पर छात्रों का मूल्यांकन करना, यानी कि कौन सा जो विद्यार्थी है और किस प्रकार के प्रयोग करने में सक्षम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 17वां प्रश्न है कि जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र से संबंधित सही कथन चुनिए। तो यहाँ जो आपका सही कथन हो जाएगा जैव मंडल से संबंधित वो हो जाएगा आपका जैव मंडल वाले ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, वो क्षेत्र कहे जाते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जो विभिन्न जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, उन्हें हम जो है वो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 18वां प्रश्न है कि मानव नेत्र की रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? तो रेटिना पर जो मानव चित्र बनता है वो 1/15 सेकेंड, यानी कि 1/15 सेकेंड तक जो है वो मनुष्य के नेत्र पर, आँखों पर, मनुष्य के आँखों की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका प्रभाव रेटिना पर लगभग 1 सेकेंड का 15वां भाग जो है यानी 1/15 सेकेंड तक बना रहता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है आपका 19वां, मैं अपना एक कान स्टील की रेल की पटरी पर रखता हूँ। ए, मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। बी, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है। सी, गैसों की तुलना में ध्वनि फोटो में अधिक चाल से गमन करती है। उपरोक्त 3 कथनों में से यह पहचानिए कि इनमें से कौन से परीक्षण हैं और कौन से निष्कर्ष हैं। तो यहाँ परीक्षण और निष्कर्ष के बारे में अगर बात की जाएगी तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं आने वाली ट्रेन की ध्वनि वायु की तुलना में रेल की पटरी द्वारा शीघ्र सुन लेता हूँ। तो ये क्या है, एक प्रकार का प्रेक्षण है। और ए और बी जो है बी और सी जो है यहाँ पे जो है बी और सी, हाँ, वायु की तुलना में ध्वनि स्टील में अधिक चाल से गमन करती है और गैसों की तुलना में ध्वनि फोटो में अधिक चाल से गमन करती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर इसमें आपका सेकंड करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि ए जो है वो आपका प्रेक्षण है और बी और सी जो है वो आपका निष्कर्ष निकाल रही है। अगला 20वां प्रश्न है कि कक्षा 8 की किसी विद्यार्थी का यह कथन है कि हम पृथ्वी में रहते हैं और यह गोल है और यही कारण है कि कोलंबस का जहाज अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौट आया। कक्षा 8 की विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगा? तो इसमें सर्वोत्तम सलाह की अगर बात की गई है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। क्यों? देखिए, अंतरिक्ष से लिए गए चित्रों को प्रस्तुत करके बच्चे की संकल्पना को चुनौती दीजिए और उसे यह समझने में सहायता कीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी अधिक बड़ी है।
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 21वां प्रश्न है कि एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस पर बनाता है, जैसे कि सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक परिक्रमण से सुमेल करता है? तो यहाँ अगर बात करेंगे तो ये आपका किसी चीज़ की सृजन करना, एक तरीके से निर्माण करना, किसी चीज़ का सृजन करना या एक तरीके से निर्माण करना, उससे संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका 21 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर सेकंड सर्जन, ये सर्जन है, सृजन है, ऑप्शन में आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला है 22, निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? तो यहाँ अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सबसे पहले जो है वो आपका वृक्क में मूत्र बनता है, फिर मूत्रवाहिनी में आता है, और फिर मूत्राशय में, और फिर लास्ट में मूत्र मार्ग से बह करके वो आपका मूत्र निकल जाता है। ये आपका सही क्रम होगा। नेक्स्ट आगे अगला 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में से रोमांथी यानी कि रूमिनेट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। कौन सा होगा? रोमांथी यानी कि रूमिनेट जंतुओं का जो समुच्चय है वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पहले भैंस, फिर गाय और उसके बाद हिरण। तो ये जो है आपका रोमांथी रूमिनेट जंतुओं का एक समुच्चय ग्रुप होगा। आगे 24वां प्रश्न है, मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? तो मनुष्य में जो जनन की अवधि की घटनाओं का जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे पहले युग्मक बनता है, उसके बाद निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज बनता है और लास्ट में भ्रूण बनता है। तो ये जो है मानवों में जनन की अवधि की घटनाओं का सही और सटीक क्रम होगा। आगे 25वां प्रश्न है कि रिया एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है, रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की 2 मीटर चले तो रेणु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें आपका 25 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, 6 मीटर। इसको हल करेंगे तो आपका 6 मीटर आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे 26वां प्रश्न, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक है? ए सिरका, बी शर्करा का विलयन, सी लवण का विलयन, डी आसूत जल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा द्रवों में से कौन विद्युत के चालक है? तो यहाँ दोस्तों 26 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सिरका और लवण का विलयन। ये जो दो हैं ये विद्युत के चालक हैं, सिरका और लवण का विलयन। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 27वां प्रश्न है कि उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो क्रियाकलाप हो रहा है उससे हम जैसे प्रेक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना, इन 3 क्रियाकलापों के द्वारा जो है हम कुशलताओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर किसी में कोई कुशलता है तो उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। आगे 28वां प्रश्न है कि 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है कि भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? तो सर्वोत्तम परामर्श यहाँ पूछा गया, सबसे सटीक परामर्श क्या होगा अगर एक विज्ञान शिक्षक के रूप में अगर आपसे इस पर प्रश्न पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, जैसे कि प्रतिकार उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए, जिससे कि बच्चा जो है वो खोज करके खुद इसमें अंतर कर पाए। तो ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला 29वां प्रश्न है कि आपके पास 2 परख नलियाँ ए और बी हैं। परख नली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है जबकि परख नली बी में फिनाइल फिथिलीन का जली विलयन भरा है। इन दोनों परख नलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे, यानी कि इनमें जो पदार्थ भरा गया है वो कैसा दिखाई देगा? तो वो दिखाई देगा आपका
ए में पीला रहेगा जबकि बी में रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्रणालियों में जो है हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल रहे हैं, क्योंकि ए जो प्रणाली है इसमें हल्दी का पेस्ट भरा है और प्रणाली बी में फिनाल फेथलीन भरा है। तो जिसमें आपका हल्दी का पेस्ट भरा है उसका रंग पीला रहेगा और जिसमें फिनाल फेथलीन है इसका जो रंग है वो किसी भी प्रकार का रंगहीन रहेगा ये। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे तीसरा और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समय को दर्शाता है? तो स्वपोषियों के समय को दर्शाता है कौन सा? शैवाल, पालक, टमाटर और केला। शैवाल, पालक, टमाटर और केला जो है ये आपका जो है स्वपोषियों के समय को दर्शाता है। तो ऑप्शन में आपका 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने साइंस पेपर 2 जूनियर लेवल का ये आपका पूरा 30 प्रश्न का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि ये 30 प्रश्न आपके आने वाले पेपर 2 के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और बाकी CTET से लेकर के UP TET, BTET, REET, HTET, ऑल स्टेट टेट की जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सुपर टेट के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो सभी पेपर जो है हमने ऑलरेडी आपका करा दिया है। उसके प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके हमने 2011 से 2025 तक के सारे पेपर जो है वो आपको इसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी हमारे चैनल पे आपको CTET, UP TET और सभी राज्य के टेट परीक्षाओं की तैयारी लगातार कराई जा रही है। सुपर टेट 2025 का भी बैच आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में।